हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। बच्चों, जो हमने 100 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज थर्ड लेक्चर है। और आप लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अच्छे से देख के उनके नोट्स तैयार कर लेना। फिर आप लोग को लेक्चर नंबर 3 पे मूव करना। और हमने बच्चों 8 कॉन्सेप्ट हमने कर लिए थे। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 9 करेंगे। 9 से स्टार्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। डिफाइन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ बच्चों आपको करना होगा विद एग्जाम्पल। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं आपको, और उसको अच्छे से याद करना ताकि आप भूलो ना बिल्कुल भी। तो बच्चों सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? तो बच्चों ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, उनको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाऊंगा आपको। These are those properties which does not depends on amount of substance। तो बेटा ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है उनको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे कुछ मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जैसे टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर की वजह से सब्सटेंस चेंज होता है। टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर की वजह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज होता है। जैसे कंटेनर में अगर मैं कोई सॉल्यूशन लेता हूं तो सॉल्यूशन की वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बच्चों। सॉल्यूशन की वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर की वजह से सॉल्यूशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन तो ऐसा कह सकते हो कि सॉल्यूशन तो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, लेकिन टेम्परेचर सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। टेम्परेचर सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखो कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है उनको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो टेम्परेचर हो गया आपके पास, प्रेशर हो गया आपके पास बच्चों, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो एग्जांपल हो गए, लेकिन बेटा एक थोड़ी सी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको दूं, या फिर ऐसा कह सकते हो आपके सर याद करने का तरीका बता दो हमें कि कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। क्योंकि बच्चों इसमें क्वेश्चन एक जेई में भी बन जाता है, एडवांस तक पूछा गया क्वेश्चन है, और नीट भी पूछ सकता है आपसे। 4 ऑप्शन आपके पास दे देंगे और बताएंगे कि बताओ कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है, कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूं, आप लोग उसको लर्न कर लेना बहुत अच्छे से। तो सुनो बच्चों, बड़ी इंटरेस्टेड है तो मैं लिखता हूं पहले बीपी ऑफ मिस्टर बीसी। बीपी ऑफ मिस्टर बीसी डिक्रीजेज व्हेन सीन तब्बू। तब्बू लिख सकते हो बेटा, तानिया लिख सकते हो, कोई भी वर्ड लिख सकते हो, बट टी से होना चाहिए। ये आपकी बेटा शॉर्ट ट्रिक हो गई, आप लोग हंसना मत इसको सुन के। बीपी ऑफ मिस्टर बीसी डिक्रीजेज, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, ऑफ मिस्टर बीसी का डिक्रीज होता है जब वो
तब को देखता है। हालांकि अपोजिट हो गया बेटा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज नहीं इंक्रीज होना चाहिए। तो समझो बेटा, इसके वर्डिंग समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक तो एक जोक था। B4 हो गया बेटा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। P4 हो गया बच्चों प्रेशर। F4 हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया बच्चों। M4 हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। R4 बेटा हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ सकता है, आपको नहीं पता होगा। V4 हो गया बच्चों आपका विस्कोसिटी, और C4 हो गया आपका कंसंट्रेशन। बच्चों थोड़ा सा याद रखना है इनको, V4 विस्कोसिटी हो गया, C4 कंसंट्रेशन हो गया। D4 बच्चों आपका हो गया डेंसिटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डेंसिटी भी बोल सकते हो बच्चों, एक फिजिक्स में टर्म पढ़ते हो आप लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप लोग बेटा डेंसिटी को याद रखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोग 12th में पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका बच्चों कोई मतलब नहीं है, ये थोड़ा सा सेंटेंस को बनाने के लिए यूज किया। S4 हो गया बच्चों सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आपने पढ़ा है और इस बार सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, तो आप लोग याद एग्जांपल रखेंगे सरफेस टेंशन। E4 बच्चों हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हमने पढ़ा हुआ है, और आपने पढ़ा हुआ है सेल के अंदर, आपने पढ़ा हुआ है ये सेल के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और T4 हो गया बच्चों टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो बेटा ये सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टीज हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो अब बच्चों शॉर्ट ट्रिक से आप लोग बहुत जल्दी याद कर सकते हो। दोबारा से सुन लो, BP ऑफ मिस्टर, BC डिग्रीज व्हेन C तबू। B4 बॉइलिंग पॉइंट हो गया बच्चों, P4 प्रेशर, O4 फ्रीजिंग पॉइंट, F4, M4 मेल्टिंग पॉइंट, R4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन, डेंसिटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका कोई मतलब नहीं होता बच्चों। S4 सरफेस टेंशन हो गया, और E4 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और T4 टेम्परेचर। ये सारी की सारी बच्चों आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। तो फिर अगला क्वेश्चन बनता सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, या फिर बेटा मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग फटाफट नोट कर लो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बताता हूं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बता देता हूं आप लोगों को। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करोगे बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करोगे आप लोग बेटा, तो आप लोग कहोगे सर जो ये डेफिनेशन थी यहाँ पे, ये बच्चों डिपेंड नहीं करती थी, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो हम सेम डेफिनेशन लिखेंगे, these are those properties of substance भी कर सकते हो, of substance which depends on amount of substance, on amount of substance, amount of substance are called extensive properties, extensive properties। बेटा ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। तो मैं एक बार बता देता हूं आपको, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। जिस भी फॉर्मूले में या फिर जिस भी सब्सटेंस के लास्ट में एंथैल्पी लिखा होगा या एनर्जी लिखा होगा, सारी की सारी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बच्चों ये आपका एक्सटेंसिव हो गया। और गिब्स फ्री एनर्जी,
गिब्स फ्री एनर्जी बच्चों एक्सटेंसिव हो गया। और इंट्रोपी, इंट्रोपी हो गया। इंथैल्पी, इंथैल्पी बच्चों आपको बड़ा, इंथैल्पी का मतलब भी एनर्जी से ही होता है। और इंट्रोपी एक नया टॉपिक है आपके लिए, लेकिन इंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ इंट्रोपी को बच्चों डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस। कौन कितना मूव करता है बेटा उसको मेजर करता है इंट्रोपी। जैसे सबसे ज्यादा बेटा गैस मूव करता है, उसके बाद फिर लिक्विड मूव करता है, और सबसे कम सॉलिड मूव करता है। तो डेल्टा एस की वैल्यू सबसे ज्यादा बच्चों गैस की होती है। डेल्टा एस का मतलब हो गया इंट्रोपी। तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको भी हमने सीख लिया। इंट्रोपी क्या होता है बच्चों? डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है। जिसके पास जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास उतनी ज्यादा इंट्रोपी होगी। गैसेस के पास बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, इसलिए मैक्सिमम इंट्रोपी है, इसलिए मैक्सिमम इंट्रोपी होता है। इसके पास बच्चों मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मिनिमम इंट्रोपी होता है, इसलिए मिनिमम इंट्रोपी होती है। जैसे जैसे बच्चों आप लोग काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे इंट्रोपी बढ़ेगी। और ऐसा भी बोल सकते हो बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस, इंट्रोपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी इंट्रोपी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो भी इंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये दोनों छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस होते हैं। सबसे ज्यादा एंट्रोपी बच्चों गैस की होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर सॉलिड की होती है। इस बात को हमने यहीं पे लिख लिया बच्चों। यहाँ पे वर्क और वॉल्यूम भी होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा याद रखोगे, क्योंकि बच्चों वर्क भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है और वॉल्यूम भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। ये आपके पहचानने की तरीका हो गया कि जिस भी क्वेश्चन के आगे, जिस भी वर्ड के आगे, या फिर ऐसा बोल सकते हो जैसे इंटरनल एनर्जी, एनर्जी वर्ड आ गया तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। एनर्जी वर्ड आ गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंथैल्पी और एनर्जी का मतलब सिमिलर ही होता है, जरा बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप लोग एक ही वर्ड मान के चलोगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों और बनता है, आपसे पूछ लेते हैं हमेशा कि मैं लिख देता हूं द रेशियो ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, the ratio of two extensive properties, the ratio of two extensive properties is always intensive। बच्चों दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इसका बेटा बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मैं यहां कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं, या फिर देखो यहां बच्चों देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है बच्चों। डेंसिटी कैसा है? इंटेंसिव है। और ये दोनों कैसे है बेटा? एक्सटेंसिव है, और ये भी एक्सटेंसिव है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। ये बच्चों आप लोग याद रखोगे थोड़ा सा कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा एक्सटेंसिव होता है। डेंसिटी हमारी इंटेंसिव हो गई और ये दोनों हमारी एक्सटेंसिव हो गई। तो बच्चों इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आ गई होगी आपको। इस बात को बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसमें 5 स्टार 6 स्टार लगा दिए मैंने। आपको पूछ लेंगे कि बताओ दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या होता, तो आप कहोगे दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है।
ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। एक और क्वेश्चन होता है आपका यहीं पे, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, उसको भी यहीं देख लेते हैं बच्चों। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन को भी देख लो आप लोग, ताकि याद रहे अच्छे से। तो बेटा देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10, डिफाइन स्टेट फंक्शन एंड डिफाइन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ये भी बच्चों एग्जाम्पल के साथ आता है, विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आता है बेटा ये, ठीक है। तो जैसा लिखा हुआ स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन हमें पता होता है। स्टेट फंक्शन की बात करोगे तो आप कहोगे सर ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हो। तो मैं लिख देता हूं, these are those properties, ऐसे लिख देता हूं, these are those properties, these are those properties which depends on initial and final state of the reaction, which depends on initial and final state of the reaction। बेटा इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता होगा, वो सारी की सारी आपकी स्टेट फंक्शन कहलाएगा, सारी के सारी आपकी स्टेट फंक्शन कहलाएगा। बच्चों जितने भी एग्जांपल हैं, जैसे आपके इंथैल्पी हो गया, और इंट्रोपी हो गया, इंट्रोपी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी, इंटरनल एनर्जी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई। बेटा ये सारे के सारे आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। ये डिपेंड नहीं करती कि कैसे प्रोडक्ट बना, उन स्टेप्स को जानने की कोशिश नहीं करते। ये बोलते हैं कि इनिशियल स्टेप क्या था और फाइनल स्टेप क्या था, वो बताओ सिर्फ हमें, हम ये नहीं जानना चाहते कि कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। तो ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेप, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। बेटा इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करते हैं, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करते। पाथ फंक्शन की बात कर लो बच्चों, पाथ फंक्शन की बात करोगे तो जैसा लिखा हुआ है पाथ, पाथ का मतलब क्या होता है बेटा, इनिशियल और फाइनल के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करता है कि कैसे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो क्या लिखोगे, these are those properties which depends on initial final as well as path also। इनिशियल फाइनल स्टेट ऐसा लिख लो, इनिशियल फाइनल स्टेट एज वेल एज पाथ ऑल्सो। बेटा इनिशियल स्टेट पे भी डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, एज वेल एज पाथ ऑल्सो, पाथ ऑल्सो is called path function, is called path function। बेटा पाथ आल्सो का मतलब हो गया कि
कौन कौन से रिएक्शंस या फिर कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड हैं, सभी रिएक्शंस के बारे में पता होता है। तो रिएक्शंस इंक्लूडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। बेटा प्रोसेस के दौरान कौन कौन सी रिएक्शंस हुई है, उन सभी रिएक्शंस को इंक्लूड करेंगे हम लोग। रिएक्शंस इंक्लूडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान कौन कौन सी रिएक्शंस इंक्लूड हुई है, उन सबको हम पाथ फंक्शन में काउंट करते हैं। एग्जाम्पल में बच्चों आपके पास दो ही है, वर्क और एनर्जी। तो इन दोनों को आप लोग याद रखोगे बेटा, वर्क और एनर्जी को, ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, और यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग याद रखोगे बेटा इनिशियल फंक्शन या फिर स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। बच्चों इंक लेता हूं मैं थोड़ा सा, इंक तो पता नहीं कहाँ है। वर्क और एनर्जी बोल सकते हो बेटा, ठीक है। और स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन में आपको पता है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, और पाथ फंक्शन में आपको पता होगा इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पर भी डिपेंड करता है। कभी कभार बेटा एनर्जी की जगह पे हीट लिख के आ सकता है, तो आप लोग हीट को भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ये एक ही फॉर्म में होती है। और एनसीईआरटी हमारी बोलती है वर्क एंड हीट। एनसीईआरटी एनर्जी को अलग वर्ड देती है और हीट को अलग वर्ड देती है। तो वर्क एंड हीट इसके पाथ फंक्शन के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल हो गए हमारे। तो बेटा जिस भी फॉर्मूले में इंथैल्पी एंट्रोपी होगा, लिखो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, फिर मैं इसको नोट कर मिटाता हूं, जल्दी से लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट देखो बच्चों, एक आसान सा क्वेश्चन है। बच्चों अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया, 11 हो गया? क्वेश्चन नंबर आपका 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। डिफाइन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक क्वेश्चन तो बच्चों ये होता है, एक क्वेश्चन आपसे और बोलते हैं, इसी के अंदर मैं इसको पार्ट ए बना देता हूँ, पार्ट बी बोल देता हूँ। और ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा क्यों होता है? और भी क्वेश्चन बना सकते हैं बेटा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कोई डी ब्लॉक एलिमेंट का हो, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड ऑफ नाइट्रोजन। बेटा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाती है नाइट्रोजन से। और क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, और क्वेश्चन बना सकता है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 18th ग्रुप एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन 17th ग्रुप। ऐसा भी हो सकता है बच्चों क्वेश्चन। 18th ग्रुप का मतलब हो गया, जैसे आपने बोल दिया नियोन, और 17th ग्रुप का हो गया आपका फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर बेटा 9 है और इसका एटॉमिक नंबर आपका 10 है। तो आपसे बोल देगा कि नियोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है फ्लोरीन से, या फिर किसी से भी कंपेयर कर सकता है बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ए बी सी डी ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। और क्वेश्चन बना लो आप लोग, 5वां ए बी सी डी ई, 5वां क्वेश्चन बना सकते हो। डी ब्लॉक से भी बच्चों क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn+2 इज ग्रेटर देन Fe+2। बेटा ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो आप लोग। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे बच्चों। जब भी कभी आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन आएगा तो आप एक ही पैटर्न से करोगे, उसका एक कॉन्सेप्ट सीख लो आप लोग आज, और इसी कॉन्सेप्ट से हमेशा करना है, चाहे आपकी क्लास 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो। तो सबसे पहले बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी पता होना चाहिए।
तो देखो बच्चों, ये कोई भी हमारा एक एटम, मान लो आप एटम है या फिर किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हम लोग सोडियम ले लेते हैं। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बच्चों एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो इस इलेक्ट्रॉन को बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा और यहाँ पे एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस सेल से बाहर लाने के लिए बेटा, जितने अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा डेफिनेशन भी हम यही लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं डेफिनेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आप लोग बोलोगे बेटा द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required, the amount of energy required to remove a single electron, a single electron from a single electron from isolated gaseous atom, isolated gaseous atom to their ground state, to their ground state is called ionization enthalpy, ionization enthalpy। बेटा इसी को बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक तो बच्चों हम लोग थोड़ी स्टैंडर्ड से डेफिनेशन लिख ली, एक और लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं बच्चों? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove a single electron from isolated gaseous atom to infinity, isolated gaseous atom to infinity is called ionization enthalpy, is called ionization enthalpy। बेटा आइसोलेटेड गैसियस एटम से इन्फिनिटी तक पहुंचाने में, तो ये तो सेल हो गई आपकी, इस सेल को हमने बोल दिया या फिर बोल दिया बेटा आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया? ये अर्थ के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से इन्फिनिटी तक पहुंचाने में जितने अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा कोई भी डेफिनेशन बोल सकते हो आप लोग, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इतना याद रखना बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना सिर्फ हमें, वो भी आउटर मोस्ट सेल से। तो आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। एक नंबर का तो बेटा डेफिनेशन था आपका 1 मार्क का। अब ये क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, तो एक एक से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। बेटा समझो, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग समझते चलना और एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलना। जब भी क्वेश्चन बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी का आएगा तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। ए पार्ट हमारा हो चुका बेटा, बी पार्ट की बात कर रहे हैं अब हम लोग। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा है तो हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और ऑक्सीजन से ज्यादा है तो ऑक्सीजन का भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2 2s2 हो गया और 2p3 हो गया हमारे पास। बेटा p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने ऐसा कुछ बना लिया, p के 3 बॉक्स बना लिए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों हाफ फिल्ड हो गया,
हाफ फिल्ड हो गया। और हमें बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है, पहले इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p 4 हो गया ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 8 था तो। और बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए। हमें बहुत अच्छे से पता है बेटा ये कैसा हो गया, अनकम्प्लीटली फुली फिल्ड, अनकम्प्लीटली फुली फिल्ड, अनकम्प्लीटली फुली फिल्ड हो गया बच्चों ये। तो हमें पता है कि हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अनकम्प्लीटली फुली फिल्ड। तो आप लिख के आओगे नाइट्रोजन हैव हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन हैव हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, so it become more stable, बेटा ज्यादा स्टेबल हो गया। hence it have high ionization enthalpy एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बेटा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का, इसलिए ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बच्चों ये आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट का मतलब हो गया पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है हमें, तब की बात कर रहा है। तो ये हाफ फील्ड था, मोर स्टेबल था बच्चों, हाफ फील्ड था तो मोर स्टेबल था। हम जानते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर मोर स्टेबल। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा बच्चों कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर मोर स्टेबल देन अनकम्प्लीटली हाफ फील्ड एंड अनकम्प्लीटली फुली फील्ड। तो नाइट्रोजन बेटा यहाँ पे हाफ फील्ड और ये अनकम्प्लीटली फुली फील्ड है, इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करोगे बेटा तो इसका मतलब हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके हैं तो 1s2। ऑक्सीजन पॉजिटिव की बात कर रहे हैं अब हम लोग, 1s2 2s2 और 2p3 हो गया बेटा ये। तो ऑक्सीजन 2p3 हो गया, मतलब इस बार ऑक्सीजन हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। और बच्चों नाइट्रोजन की बात करोगे तो n ये 7 था, ये प्लस कर दोगे आप तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। 2p2 हो गया बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए। तो 2p2 का अगर मैं बनाता हूं बेटा तो ये कैसा हो गया, ये हाफ फील्ड से भी बेटा कम हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया और ये हाफ फील्ड से भी कम हो गया। तो आप क्या लिखोगे, तो लिखोगे इन केस ऑफ ionization enthalpy second ऑक्सीजन बिकम हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर ऑक्सीजन हैव हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन बिकम हाफ फील्ड, ऑक्सीजन हैव हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and nitrogen have uncompletely half filled electronic configuration, half filled electronic configuration, completely half filled electronic configuration। तो बेटा नाइट्रोजन इस बार हाफ फील्ड हो गया, इसलिए हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन इस बार बच्चों ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ये आपका बच्चों सेकंड क्वेश्चन का ये सी वाला पोर्शन भी आपका हो गया। अब बेटा बात करोगे 17th ग्रुप की और 18th ग्रुप की, तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, डी वाले क्वेश्चन को। तो आप लोग कहोगे फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट होगा। तो बच्चों देखो, अगर मैं Ne की बात करता हूं तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 हो गया, आपने कॉन्फ़िगरेशन करा 1s2 2s2 और 2p6।
2p6 का मतलब क्या हो गया बेटा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये फुली फिल्ड है, ये कैसा है बेटा, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर मैं बच्चों फ्लोरीन की बात करता हूँ एटॉमिक नंबर 9, तो 1s2, 2s2 और 2p5 हो गया बेटा। और 5 का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4 और 5। तो बेटा कैसा है, अनकम्प्लीटली फुली फिल्ड है, अनकम्प्लीटली फुली फिल्ड है। और हम जानते हैं कि बच्चों फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन अनकम्प्लीटली फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लिख के आओगे इसमें कि नियोन हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो इट इज मोर स्टेबल, hence more amount of energy is required, therefore it have higher ionization enthalpy। क्या लिख के आओगे बेटा, Ne have fully filled electronic configuration, fully filled electronic configuration, so it is more stable। बेटा fully filled electronic configuration है, so it is more stable, hence high amount of energy is required, high amount of energy is required to remove a single electron, from their outermost cell। और बेटा इसी को तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं हम लोग, इसी को तो हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो आप लोग लॉजिक लिख के आओगे कि फुली फिल्ड है इसलिए ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फटाफट नोट करो बेटा, फिर डी ब्लॉक का ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, तो सारे क्वेश्चन आयनाइजेशन एंथैल्पी के हमारे कवर हो जाएंगे। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन को, एमएन वाले को। तो आप लोग समझो, एमएन का कॉन्फ़िगरेशन बेटा होता है एटॉमिक नंबर, एमएन का एटॉमिक नंबर होता है 25, Mn+2 बोल रहे हैं हम लोग, तो करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। बेटा 25 है, तो Mn+2 जब मैं करूंगा तो बेटा ये तो सारा सबको सेम होगा, ये हो जाएगा 4s0 और 3d5। बेटा पहले इलेक्ट्रॉन्स हम लोग s के रिलीज करेंगे, क्योंकि यहां से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है हमें। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हमें रिमूव करने हैं, ये बेटा हम s से रिमूव करेंगे, क्योंकि s की एनर्जी कम है। s से इलेक्ट्रॉन क्यों रिमूव करे, बिकॉज इट हैव लोअर एनर्जी है बेटा इसके पास, इट हैव लोअर एनर्जी देन डी, बेटा डी से कम एनर्जी है इसके पास, इट हैव लोअर एनर्जी देन डी से कम एनर्जी, इसलिए हमने पहले एस से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों कुछ ऐसा हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1, 2, 3, 4, 5, इनका कॉन्फ़िगरेशन बेटा कुछ ऐसा हो गया। तो ये कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। कैसा हो गया बेटा, हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब मैं Fe की बात करूंगा तो Fe का एटॉमिक नंबर होगा 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। 26 हो गया बेटा, तो 3d6 हो गया। अब मुझे Fe+2 करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने होंगे हमें, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये बेटा हो गया 4s0 और ये हो गया 3d6। सेम रीजन, s से इलेक्ट्रॉन्स को क्यों रिमूव किया बेटा, क्योंकि s की एनर्जी कम होती है, इट हैव लोअर एनर्जी देन डी के अंदर बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो आपने कहा सर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये कैसा बच्चों, तो आप कहोगे अनकम्प्लीटली
फुली फिल्ड है बेटा, अनकम्प्लीटली फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और अनकम्प्लीटली फुली फिल्ड का हो गया, क्योंकि देखो बेटा 5 तो है ही और ये छठा इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गया, तो कैसा हो गया बेटा, अनकम्प्लीटली फुली फिल्ड। और हमें पता है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल, तो आपका हो गया सर Mn+2, Mn+2 have half filled electronic configuration and Fe+2 have uncompletely fully filled electronic configuration, so it become more stable, it become more stable, hence it have high ionization enthalpy, high ionization enthalpy, बेटा it become more stable, hence it have high ionization enthalpy, जो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उसकी उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो Mn का 25 हो गया, Fe का 26 हो गया, Mn का ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया D5 और Fe का कॉन्फ़िगरेशन हो गया D6। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 11 हो गया। इसको